हेलो स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब हम अपनी बीएड सेकेंड ईयर की जो हम पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं नॉलेज इन करिकुलम, उसकी सेकेंड यूनिट पे आ चुके हैं। सेकेंड यूनिट में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था फैसेट्स ऑफ नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल्चर इन नॉलेज के बारे में। ठीक है, तो कल्चर जो शब्द है वो क्या होता है? द वर्ड कल्चर इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। एक लैटिन वर्ड कल्चरा से लिया गया है ये शब्द, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को कल्टीवेट करना। ठीक है, जैसे हमारा कल्चर क्या होता है, हमारे अंदर आके ग्रो करेगा, हमें कल्टीवेट करेगा। एक बच्चा होता है उसका कोई कल्चर नहीं है, लेकिन जैसे वो आगे आगे जिस सोसाइटी में ग्रो करेगा, मतलब आगे बड़ा होगा, डेवलप होगा, वहीं का कल्चर उसके अंदर आ जाएगा। राइट, तो कल्चर जो भी हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जिस भी सोसाइटी का हम मेंबर हैं, उन सब का सम टोटल हमारा कल्चर आएगा। दो तरह के कल्चर बताए गए हैं बुक में। मटीरियल कल्चर जो आपकी मैनमेड चीज़ों को इंक्लूड करता है, ठीक है, जितने भी आपके क्लोथ्स आ गए, टीवी आ गया, यूटेंसिल्स आ गया। नॉन मटेरियल जो चीज़ें नहीं है, जैसे हमारे आइडियल्स, हमारी वैल्यूज़, एटीट्यूड्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम लिटरेचर, रिलीजन, कस्टम लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो पहली बात तो हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स मतलब जैसे मैंने अभी आपको बोला, एक नया जो बच्चा पैदा होता है उसमें कोई ट्रेट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो उस कल्चर में, अपनी सोसाइटी में ग्रो करेगा, वहाँ के आइडियल्स, वैल्यूज़ उसके अंदर आ जाएंगे। तो वो कल्चर क्या है? इन्हीं सब एक्वायर्ड ट्रेट्स का सम टोटल है। ठीक है, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, हर सोसाइटी जो होती है वर्ल्ड की, उसका अपना एक कल्चरल पैटर्न होता है जो उसकी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करता है और दूसरे से अलग बनाता है। हो सकता है एक जो मेरी फैमिली में कल्चर फॉलो होता है, जो मेरे कल्चर है, वो आपके कल्चर से अलग होगा। ठीक है, ट्रांसमिटेड क्वालिटी क्या होती है? कल्चर जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। जो हमारे दादा नाना वगैरह ने जो उनका कल्चर फॉलो होता था, जैसे जैसे वो हमारे घरों में काम करते थे, पूजा करते थे, वही चीज़ हम आज अपने घरों में फॉलो कर रहे हैं। देन यूटिलिटी की बात करें तो एक जो अच्छा कल्चर होता है उसकी कुछ यूटिलिटी होती है, इंसान के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। ठीक है, कुछ यूजफुलनेस है। इंटीग्रेटिव क्वालिटी, एक गुड कल्चर में एक इंटीग्रेटेड होने की, सबको साथ में रखने की, इंटीग्रेट करने की क्वालिटी होती है। डायनामिज्म यानी वो डायनेमिक होता है, कल्चर स्टैटिक नहीं है, ऐसा नहीं है चलो ये था रहेगा यही, नहीं। विद टाइम चेंजेस आते हैं, आगे आगे ग्रो करता है, आगे कुछ चेंजेस आते हैं, उसमें बदलाव आते हैं, तो वो डायनेमिक है। इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर और नॉलेज, अब कल्चर का आपकी नॉलेज पे क्या इन्फ्लुएंस है? तो देखो, कल्चर का नॉलेज पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। कैसे हम कह सकते हैं? एम्स ऑफ एजुकेशन, द मीनिंग एंड द एम्स ऑफ एजुकेशनल नॉलेज आर डिटरमाइंड बाय कल्चरल बैकग्राउंड। यानी क्या मतलब मायने और क्या एम्स होने वाले हैं एजुकेशनल नॉलेज के, वो हमारे कल्चरल बैकग्राउंड पे, आइडियाज़ पे काफ़ी डिपेंड करते हैं। जैसे कल्चर स्कूल पे कैसे आपका इफेक्ट करेगा? देखो, आइडियोलॉजी ऑफ प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से हमने देखा है कि स्कूल क्या है? एक मिनिएचर है सोसाइटी का, एक सोसाइटी का छोटा एक तरीके का व्यू है, मॉडल है। तो जो टोटल एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम स्कूल्स में हो रही है ना, वो उसी सोसाइटी के आइडियाज़ पे रिलेटेड होंगे। अगर आप देखिए, आप मान लीजिए महाराष्ट्र में हैं, वहाँ के स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ के कल्चर में वो जो स्कूल होगा उधर की कल्चरल एक्टिविटीज़ बताएगा। अगर आप गुजरात में हैं तो वहाँ का स्कूल थोड़ा गुजरात की कल्चरल एक्टिविटीज़, आइडियाल्स पे बेस्ड होगा। ठीक है, एंड देन इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन पे क्या आएगा आपका? कल्चर की जो वैल्यूज़ हैं वो कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन को भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करती हैं। किस तरह हम सोचते हैं और किस तरह से हम रह रहे हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देन इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन द मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग पे, हाँ बिल्कुल, कल्चर और मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो दोनों के दोनों आपके कनेक्टेड हैं। मॉडर्न टाइम पे एजुकेशन जो है वो क्या हो चुकी है? चाइल्ड सेंटर्ड हो चुकी है। तो देखिए, हमारा जो कल्चर है वो किस तरह हमें क्या बता रहा है कि बिल्कुल हमें बच्चे की नीड्स, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, इन सबको ध्यान में देना है बिफोर हम उनको कुछ भी चीज़ पढ़ाने या सिखाने चलें। हो सकता है पहले हम लोग जो थे, जिस तरह पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लेबोरियस वर्क होता था, लेकिन आज के बच्चों को हम वो लेबोरियस वर्क नहीं कराते, है ना, वो मेहनत का ऐसा वाला काम नहीं कराते, उनको हम दूसरी तरह से पढ़ाते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ नॉलेज ऑन कल्चर, अब देखो, पहले हमने पढ़ा कल्चर का नॉलेज पे क्या असर है, अब हम पढ़ रहे हैं नॉलेज का, ज्ञान पे कल्चर, मतलब जो ज्ञान है ना, व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ ज्ञान ऑन द कल्चर? सो इट हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर। नॉलेज होगी तभी हम कल्चर में चेंजेस ला पाएंगे। डिजायरेबल चेंजेस की बात हो रही है यहाँ पे, यानी आपके कल्चर में कुछ चीज़ चलती आ रही है लेकिन आज के समय पे वो नहीं लागू होनी चाहिए, तो अगर आपको इतना ज्ञान होगा, ज्ञात होगा, तभी आप वो चेंज ला पाओगे। राइट, देन इट रिमूव्स द कल्चरल लैग। कल्चरल लैग मतलब क्या होता है? जैसे आपकी जनरेशन है, देन आगे वाली जनरेशन है, उनमें क्या है, वो आपके कल्चर को नहीं समझना चाहते, नहीं फॉलो करना चाहते, तो नॉलेज इस लैक को पूरा करेगी, मतलब वो एक्टिविटीज़ लाएगी, वो प्रोग्राम्स लाएगी, जिससे हम आगे वाली जनरेशन में अपना कल्चर पास ऑन कर सकें।
नॉलेज की मदद से हम पर्सनालिटी डेवलप कर पाते हैं, नॉलेज से ही बच्चे की पर्सनालिटी ओवरऑल डेवलप हो पाती है, और नॉलेज की मदद से ही कल्चर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑन हो पाता है। ज्ञान ही नहीं होगा, आपको खुद ही नहीं पता है, तो आप कैसे आगे वालों को समझाओगे या मतलब वो चीज़ के बारे में पढ़ाओगे। द रोल ऑफ नॉलेज शुड बी, अब नॉलेज का क्या रोल होना चाहिए, टू इंक्रीज एंड टू कल्टिवेट सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, आपकी सोशल, मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यू को इंक्रीज करना, बढ़ावा देना, सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन रखना यानी एकाग्रता बनाए रखना, डेवलपमेंट ऑफ ऑलराउंड पर्सनालिटी, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना, देन आप मैन पावर बढ़ाना, लैंग्वेज डेवलप करना, देन आपकी डिग्निटी इंक्रीज करना, है ना, बोलते हैं ना देखो ज्ञान है तो इज्जत है। अब ऑब्वियसली आज के टाइम पे तो ऐसा हो गया है कि जो बंदा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है उसको उतना जल्दी उतनी अच्छी जॉब्स नहीं मिलती, उतनी अच्छी रिस्पेक्ट नहीं मिलती सोसाइटी में। एमर्जिंग प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू नॉलेज, अब आज के टाइम पे हम देखें तो नॉलेज से रिलेट होने वाली क्या दिक्कतें हैं जो हमें इमर्ज हो रही हैं, निकल कर आ रही हैं। पहला है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेल्फ नॉलेज। सेल्फ नॉलेज से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी जब हमें डिफिकल्टी होगी अंडरस्टैंडिंग वंस ओन थॉट, है ना, जब एक इंसान को अपने खुद के विचार, अपनी फीलिंग्स, अपनी वैल्यूज़ को समझने में दिक्कत होगी तो उसको कन्फ्यूजन हो जाएगी अपनी आइडेंटिटी के बारे में कि मतलब मैं हूँ कौन, मेरा क्या मकसद है इसमें धरती पे आने का। देन सेल्फ डिसेप्शन यानी अनकॉन्शियस बाइसेस एंड डिफेंस मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट इंडिविजुअल फ्रॉम एक्नॉलेजिंग देयर ओन फ्लॉज, जब हम अपनी खुद की कमियां खामियां नहीं समझना या देखना सुनना चाहते, ठीक है, कि मतलब नहीं आई एम द परफेक्ट। देन लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, जब हम अपने ही इमोशन को समझने में क्या है सक्षम नहीं है, तो इससे हमारे जो हमारा डिसीजन मेकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर हो जाएगा। देखो पहला और थर्ड आपको थोड़ा सेम लगेगा, लेकिन पहले वाले में क्या है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, है ना, लेकिन थर्ड वाला कह रहा है सेल्फ अवेयरनेस, जब हम अपने इमोशंस, अपनी स्ट्रेंथ्स को नहीं समझ पाए। ठीक है, ये था सेल्फ नॉलेज से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा रिलेटेड टू नॉलेज ऑफ अदर्स माइंड, दूसरों के दिमाग को लेके जो हमारे नॉलेज में इश्यूज आते हैं। एम्पैथी गैप, जब हम दूसरे की नॉलेज या दूसरे के इमोशंस को, एक्सपीरियंसेस को नहीं समझ पाते, एम्पैथी का गैप आ जाता है। माइंड रीडिंग एरर्स, माइंड रीडिंग क्या है, दूसरे के दिमाग को पढ़ रहे हो, गलत पढ़ सकते हो, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। सामने वाला इंसान आपको नहीं कुछ लेट डाउन नहीं कर रहा है, लेकिन आपने सोच लिया ये मेरी बुराई कर रहा है, ये मुझसे जलता है, तो इससे क्या है गलत, आपने मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। सोशल कॉग्निशन बाइसेस, अनकॉन्शियस बाइसेस दैट इन्फ्लुएंस हाउ वी परसीव एंड इंटरप्रेट अदर्स बिहेवियर, यानी जब हम किसी के लिए, किसी के प्रति कुछ ऐसा ना परसीव कर लेते हैं, अरे ये तो बहुत ज़्यादा झगड़ालू होने वाला है, इसके साथ मैं टीम अप नहीं करूँगी, है ना, तो आपने क्या किया, ऐसे बाइसेस बना लिए, एक इंटरप्रेट कर लिया दूसरे के बिहेवियर को। ओके, प्रॉब्लम रिलेटेड टू नॉलेज इन जनरल, अभी हमने सेल्फ का पढ़ा, अदर्स का पढ़ा, अब हम इन जनरल पढ़ रहे हैं। इन जनरल में इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जब हमें इतनी सारी नॉलेज होती है तो हम डिफ़िकल्टी हो जाती है प्रोसेस करने में और फिल्टर आउट करने में कि क्या ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे लिए। इन्फॉर्मेशन फ्रेगमेंटेशन, जब हम स्पेशलाइजेशन या कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं कर पाते नॉलेज का, मतलब बांट नहीं पाते उसको अच्छे तरीके, जैसे होता है ना आज हमें 10-15 चीज़ों का ज्ञात होगा, मतलब ज़्यादा का ही होगा, लेकिन हम अच्छे से बांट पा रहे हैं कि हाँ चलो ये चीज़ इस चीज़ के लिए है, ये ज्ञान इस चीज़ का है, सब मिक्स होकर खिचड़ी नहीं बन रही है। लेकिन अगर हम ये ना कर पाए तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। एपिस्टेमोलॉजिकल अनसर्टेनिटी, यानी क्वेश्चंस एंड डाउट्स अबाउट द नेचर, मतलब जब हमें नेचर जो चीज़ों की सोर्सेज है, लिमिट्स है नॉलेज के, उनको लेके क्वेश्चंस हो तो इससे भी अनसर्टेनिटी आ सकती है। तो नॉलेज या एजुकेशन जो है वो इंसान को रियलाइज, अपनी और दूसरे सबके बारे में समझने में हेल्प करती है। एक इंसान जिसने ट्रू नॉलेज पा ली है वही खुद को और दूसरों को अच्छे से समझ सकता है। ठीक है, और नॉलेज इंसान को क्या करती है, लिबरेट्स द नो और बाय रिवीलिंग द रियल नेचर ऑफ सेल्फ, यानी खुद के बारे में ट्रू नॉलेज को समझने में हेल्प करती है। और जो इंसान सेल्फ रियलाइजेशन कर लेता है वो समझ जाता है कि उन सब सफरिंग से वो उसको छुटकारा मिल जाता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी ईजी लैंग्वेज में रखा था मैंने इसे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग को जिस पार्ट में कंफ्यूजन लग रही है या समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है, चैट बॉक्स यानी आपका डिस्क्रिप्शन जो नीचे कमेंट बॉक्स है वो आप सबके लिए अवेलेबल है। आप लोग वहाँ पे अपने कमेंट्स लिख सकते हैं कि इस टॉपिक को मैं और एलैबोरेट करूँ, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो या फिर आपको एक PDF आपकी ईमेल्स पे सेंड कर दूँगी। ठीक है, बट यू हैव टू गो थ्रू द कंप्लीट वीडियो ताकि आपको टॉपिक समझ में आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।